चलिए अब सीधे ले चलेंगे भोपाल, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं और उनके द्वारा बीजेपी के नए भवन का लोकार्पण हो रहा है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैव बलं तदैव लक्ष्मीपते ते गृहमस्मरामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमस्करोमि आचमनम् केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, ओम तीन बार पीना है। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हाथ धुलाइएगा। हस्त प्रोक्ष्यामि गोविंदाय नमः। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ में जल लेकर ऊपर सिंचन करेंगे। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायभ्यन्तरा शुचिः। पृथ्वी त्वयि धृता लोका देवी त्वं विष्णा धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं। शिखां बद्ध्वा चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। स्वस्ति तिलकः। औषधे खनिता जस्मै चत्वाखनाम्यहं मा अथो त्वं दीर्घायु भूत्वा शतबलशाभिरोहतात्। हस्ते पुष्पाक्षतानि गृहीत्वा स्वस्ति वाचनम्। हाँ, आपको तो मैं लगता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हाथ में पुष्प रखें। हरि ओम गणेशा गणपति गुं भवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं भवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं भवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके बालिके नमः नयति कसना ससतस्वकः सुभद्रिकां पीलवासिनीं। ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः
स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभं जाबानो विदथे कुजग्मयाः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नक्षत्रा जरसन्तनूनां मा पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता जुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरा आ गया। और जल ओम विष्णु 3 बार कहिए। आपके पास हो गया भाई साहब के पास हो? ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्हि द्वितीय पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम ममात्मना नाम गोत्राः। अपने नाम और गोत्र का स्मरण कीजिए। बोली अस्मिन श्री दीनदयाल परिसर निर्माण शुभारंभ कर्मणि संपूर्णता सिद्ध्यर्थम भूमि कूर्म अनंत वाराह विश्वकर्मा वास्तु पुरुषस्य देवतानां पूजन पूर्वक इष्टिका पूजन हवन संकल्पम महम करिष्ये। उसी थाली में छोड़ना है। संकल्पम गणेशार्पणमस्तु तदंगत्वेन कर्मपात्रार्चनम् ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बुद्धुरुषकुं समान आयुः प्रमोखीः। ध्यान कीजिए। उच्चैर ब्रह्मांड खंड द्वितीय सहचरम कुंभ युग्मं दधानम प्रेक्षम नागारि पक्ष प्रतिभट विकट श्रोत्र तालाभिरामम देवं शंभोरपत्यं भुजगपति तनु स्पर्धि वर्धिष्णु हस्तम ध्याये गणपति ममलम धीश्वरम कुंजरास्यम। गणेशांबिकाभ्याम नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अब वास्तु पूजन करेंगे सीधा। तो आप वहां पर पंचामृत से स्नान कराइए नागराज को। सामने आपके बैठे हैं। ओम मा ऊर्च मे सूनृता च मे पयस मे रस च मे घृतं च मे मधु च मे शक्ति च मे सपीति च मे कृष्ण च मे जस च मे जैत्रं च म औद्भिर्यं च मे जगनेन कल्पन्तं कश्यप अवतार भी हैं, कश्यप भी हैं पूर्व में। कछवा भी है वो, उसको भी कराइए, उनको भी कराइए। अम इदम विष्णु विचक्र में त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पागुंसुरे स्वाहा। अब थोड़ा सा जल देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां शुद्ध बाला शुद्ध बालो मणिबालस्त आशिनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्याः। अब प्लेट को हटा दीजिए और थाली में उनको बिठा दीजिए। थाली में से मुद्राएं भी थोड़ी अलग कर देना आप। अब दूध से उनको स्नान कराना है आपको।
एक 4-5 मंत्र बोलो। हाँ। हरि ओम सहस्रचीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः श्रुत्वात्यतिशतदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतवशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयत् पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विक्रम शासनानशने अभी। थोड़ा सा जल और चढ़ा दीजिए। पुनः शुद्धोदक स्नानम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। पुनः गंधादिविषम फूल में सब चीज लगा दीजिए। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियोपहवै श्रियं गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नागराजाय नमः, कूर्माय नमः, वास्तुपुरुषाय नमः। गंधादिविषं पूज गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नमस्कार कीजिए। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एक बार जल छोड़िए। बोली अनेन पूजनेन वास्तु पुरुष देवता प्रियंताम नमः। बोले वास्तु पुरुष भगवान की जय। अब बाएं हाथ में अक्षत दीजिए। आपके सामने यहाँ पर 5 ईंटें रखी हैं सामने, उनके ऊपर छोड़ना, यहीं से छोड़ना है। हाँ। ओम नंदायै नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम रिक्तायै नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम पूर्णायै नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम जयायै नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम विजयायै नमः आवाहयामि स्थापयामि। इष्टिका देवताभ्यो नमः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। ओम मनो ज्योतिर्जुहुता माजस बृहस्पतिर्जगमिमन्तनो त्वरिष्ठं जनकुं समिमं दधातु विश्वे देवास इहिमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। अब एक फूल में कुमकुम अक्षत लगाकर दे दीजिए तो वहीं चढ़वा देंगे। फूल और पुष्प पर्याप्त है। हाँ, आपका हाथ लगवा लो और आप मुझे दे देना, पंडित जी रख देंगे। गंधादिविषं पूज्य गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। इष्टिकायै नमः। सभी के ऊपर चढ़ा दो। ये 5 ईंटें आधार में लगेंगी, भवन के आधार में उनको संभाल कर रखा जाएगा। और ये नाग जोड़ा भी ईशान कोण में कलश के अंदर स्थापित होंगे। जब ये पूरा बेसमेंट खुद जाएगा, अंदर पहली नींव में ये रोपित कर दी जाएगी। हाँ, उसी समय जब कालम डलेगा पहला, उसी के अंदर लगा देंगे। अग्निस्थापनम, अग्निस्थापन सुरुचि में अग्नि स्थापन करो। आप पकड़िए, भाई साहब को दो। हाँ हाँ हाँ, टेका लो। हाँ, आप एक पुष्प से पूजा कर देते हैं, फिर उसके अंदर डालो। भो अग्नि देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नकर्ता यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं प्रज्वलितो भव। अग्नये नमः। पलट दीजिए बीच में, छोड़ हटा लीजिए। हाँ बस। अग्नये नमः। गंधादिविषं पूज्य गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नमस्करोमि।
ये आप घी की आहुति छोड़िए, घी की आहुति एक छोड़िए, पहले आप ही छोड़ेंगे अभी घी। एक बूंद जल में टपकाइए चौकोर वाले पात्र में, इदम प्रजापतये नमः। फिर छोड़िए ओम, ओम बोलिए अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, टपकाइए इदम अग्नये नमः। नमः। फिर लीजिए ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा, इदम अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदम वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदम सूर्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, इदम प्रजापतये नमः। ओम गणपतये स्वाहा, इदम गणपतये नमः। ओम अंबिकायै स्वाहा, इदम अंबिकायै नमः। अब सभी लोग छोड़ेंगे। नवग्रह की आहुति का ध्यान रखना, भाई साहब को देना है, वो छोड़। अब जल में डालने की आवश्यकता नहीं, सीधा चलेगा। हरि ओम मा गणानान्त्वा गणपतिगुं भवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं भवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं भवामहे। बसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम गणपतये स्वाहा। ओम अंबिकायै स्वाहा। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। ओम अधिदेवताभ्यः स्वाहा। ओम प्रत्यधिदेवताभ्यः स्वाहा। ओम पंचलोकपालेभ्यः स्वाहा। ओम 10 दिक्पालेभ्यः स्वाहा। ओम वास्तुपुरुषाय स्वाहा। ओम क्षेत्रपालाय स्वाहा। ओम असंख्यात रुद्राय स्वाहा। ओम गौर्यै स्वाहा। ओम पद्मायै स्वाहा। ओम सत्यै स्वाहा। ओम मेधायै स्वाहा। ओम सावित्र्यै स्वाहा। ओम जयायै स्वाहा। ओम विजयायै स्वाहा। ओम देवसेनायै स्वाहा। ओम स्वाहायै स्वाहा। ओम स्वधायै स्वाहा। ओम मात्रै स्वाहा। ओम लोकमात्रै स्वाहा। ओम धृत्यै स्वाहा। ओम पुष्ट्यै स्वाहा। ओम तुष्ट्यै स्वाहा। ओम कुलदेव्यै स्वाहा। ओम अपांपते वरुणाय स्वाहा। ओम वास्तोस्पते प्रतिजानी अस्मान् स्वाभेस्तो अन्मीवो भवानः। यत्ते महे प्रतितन्नो जुगत्सन्नो भवति पदे सञ्चतुष्पदे। ओम वास्तुपुरुषाय स्वाहा। हरि ओम सहस्रशीर्षा पूर्वः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वत्र स्मृत्वा स्वाहा। ओम पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतशेषानो जदन्नेनातिरोहति स्वाहा। ओम एतावानस्य महिमा तो जायांश पूरुकः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादशामृतं दिवि स्वाहा। ओम त्रिपादूर्ध उदयपुरुकः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विक्रम विक्रामसा स्वनानशने अभि स्वाहा। ओम ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अतिरिक्त पश्चात् भूमि मतो पुरः स्वाहा। ओम तस्मात् गणाः सर्वहुतः संभृतं प्रकदाज्यं पशुस्ताञ्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च जे स्वाहा। ओम तस्मात् गणाः सर्वहुतरिचः सामानि जग्निरे छन्दा गुंसि जग्निरे तस्मात् दजायत स्वाहा। ओम तस्मात् दस्वा अजायन्त जेके चोभया दतः गावो जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः स्वाहा। ओम तं
वर्णं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकजचजे स्वाहा ॐ जत्पुरुखं वदतुः कतिधा व्यकल्पयन्ना मुखं किम सासीत् किं बाहु किमूरो पादा उचेते स्वाहा ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदसजतैष्यः पदामुशूद्रो अजायत स्वाहा ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत स्वाहा ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेष्णोर्द्यौः समवर्तता पृथ्व्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् स्वाहा ॐ जत्पुरुषेण देवा जग्नमतन् बता बसन्तो स्यासीदाजङ्ग्रीक्म इतः शरदभिः स्वाहा ॐ सप्तास्यासन् परिधय श्रीः सप्तसमिधः कृताः देवा जग्नन्तन्बाना अवर्णन् पुरुखं पशुम् स्वाहा ॐ जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वाहा ॐ इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा ॐ श्रीशते लक्ष्मीश पत्ना बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं इष्टन्निखाणा मुम्मयकाण सर्वलोकमयकाण स्वाहा अब केवल घी की आहुति ओम भू स्वाहा ओम भुवा स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा। एक बार जल छोड़िए, सामने छोड़िएगा, बोलिए अनेन, नहीं पत्ते छोड़िए, नड्डा जी बोलिएगा अनेन कृतेन भगवते लक्ष्मी नारायण देवता होम कर्मणा प्रियंताम नमः। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वास्तु पुरुष भगवान की जय। दिक्पालादि बलिदानम, हाथ में पुष्प रखिए, थाली जल्दी दो, थाली पूजा की थाली कहाँ? हाँ हाँ, आप भी ले लीजिए, अध्यक्ष जी को भी दीजिए, भाई साहब को दीजिए, आप भी लीजिए, हाथ में रखिए और बोलिए भो 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 इंद्रादि इंद्रादि 10 दिक्पाला 10 दिक्पाला आयु करता आयु करता क्षेम करता क्षेम करता शांति करता शांति करता पुष्टि करता पुष्टि करता तुष्टि करता तुष्टि करता कल्याण करता कल्याण करता वरदाता वरदाता वरदो वरदो भव भव इंद्रादि इंद्रादि 10 दिक्पाल 10 दिक्पाल देवताभ्यो देवताभ्यो नमः। नमः। सामने छोड़िए, गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि। एक बार पुनः जल छोड़ना है, जल बोलिए अनेन अनेन कृतेन कृतेन दिक्पाल दिक्पाल देवता देवता बलिदान कर्मणा बलिदान कर्मणा प्रियंताम प्रियंताम नमः। नमः। बोलिए दिक्पाल भगवान की जय। अब अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएंगे और 5 गेती यहाँ पर लगाना है। ये टेबल जरा यहाँ से हटाओ, बस गेती लगाना है 5 आप हाँ, बस यही लगाना है। ये बेटा ये हटाओ, नरेश वो हटाओ, टेबल जाओ, गेती कहाँ है बड़ी वाली, गेती उठाओ, बाकी लोग हटो बीच में। एक मिनट, एक मिनट। समर्पयामि करोमि। आप 5 बार धीरे धीरे लगाइए और बोलिए ओम हुम फट। हाँ, बोलिए ओम हुम फट। हाँ बोलिए ओम हुम फट, ओम हुम फट, ओम हुम फट, ओम हुम फट। शाबाश। हाँ अभी अब हाँ मुख्यमंत्री जी लगाएंगे।
ओम हुम फट। 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 अध्यक्ष जी आप लगे। ओम हुम फट। ओम हुम फट। ओम हुम फट। भाई साहब ओम 3 ही हुम हुए, फट। अभी कम से कम 5 ओम होने हुम चाहिए। फट। मंत्री जी तोमर साहब। पांच। ओम हुम फट। ओम हुम फट। ओम हुम फट। ओम ये जो हुम गैंती फट। लगा रहे हैं सबको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ उधर लगा दी। ओम हुम फट। 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 बस। हितानंद जी आ जाइए। भाई साहब आप जरूर लगाइए जी। बेटा वो भगवान ही हटा लेना। सिंधिया जी आ गए। सिंधिया जी वो हटा लेना भगवानी। ओम हुम अभी फट। मत जा बीच में। ओम हुम धीरे फट। धीरे धीरे। ओम हुम फट। ओम हुम फट। इससे भी कर सकते हैं, छोटी है। हटा ले। ओम हुम फट। ओम हुम फट। ओम हुम फट। ओम आइए भाई हुम साहब, जय हो। फट। ओम हुम फट। बेटा इसको स्टैंड को हटा ले, माइक अकेला हाथ में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी वाली भी। ओम हुम फट। ओम हुम फट। ओम हुम फट। ओम हुम फट। हाँ लाओ इधर दो। हाँ फावड़ा ले लीजिए। ओम हुम फट। ओम हुम फट। जितने लोग गैंती फावड़ा लगा रहे हैं सबको इसमें पूरा सहयोग करना है। ओम हुम फट। आइए। ओम हुम फट। बिना पीडब्ल्यूडी के तो बनी नहीं गई सभी लोग। आरती की तैयारी करो। आरती आरती करेंगे। आरती करेंगे, कोई जाएंगे नहीं अब। लाओ आरती जला के दो भाई साहब के हाथ में। अभी समय है, समय है, आरती करना है अभी। लाओ बेटा आरती आ गई ना, आ गई। देखो संभाल के बेटा, गेंदी नहीं लग जाए उसको। इधर से लाओ, इधर से लाओ आरती की थाली, इधर से लाओ। आरती की थाली लो जल्दी। भाई साहब के हाथ में दे। आरती। हाँ भैया मंडली वाले तैयार हो जाना। आरात्रि पार्थिव गुम्रजः पितुर्प्राय धामभिः दिवः सदा गुंस बृहते पितसस आत्मेकं वर्तते तमः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाथ जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश
हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दयामय किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जो समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे सूर्य प्रभु जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः। भाई साहब से जल से शीतल करिए, मुख्यमंत्री जी लिखिए। ओम जलम शीतलीकरणम पुष्पे देवादिवंदनम हस्ताभ्याम आत्माभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। भगवान को आरती दे दीजिए। नड्डा जी चारों तरफ घूम जाएंगे आरती को लेके, चारों दिशाओं में घूम जाइए। मंत्र पुष्पांजलि। पुष्प ले लीजिए, आरती की थाली रख दीजिए, मुझे दे दीजिए। पंडित जी ले लो आरती की थाली। हाँ बस ठीक है, रख लो। अब आप लोग थोड़ा सामने से हटेंगे थोड़ी देर के लिए, पुष्पांजलि होगी तो वहीं जाना है पुष्प। आप लोग इधर आ जाएं प्लीज, थोड़ा सा सामने से एकदम खाली कर दें। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादः परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष लोको विगीतो मरुतः परिवेष्ठारो मरुतस्य वसङ्ग्रहे आविक्षतस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासद इति। ओम विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यन्धमति सम्पतत्रेद्या भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे कौसल्याय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। घूम जाइए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। प्रणाम कर लीजिए और अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। एक मिनट के लिए बस।
2023 और मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में देश के अंदर इतिहास बनेगा, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी इतिहास बनने का काम ये नेतृत्व करेगा। आप लोग अगर तैयार हो तो मैं माननीय अध्यक्ष जी को आज इस बात के लिए आश्वस्त कर दूं कि माननीय अध्यक्ष जी हर बूथ पर 51% वोट और 200 पार से नारे को साकार करेंगे। बोलिए तैयार हैं? मैं आश्वस्त कर दूं हम इस मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएंगे। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आपका गला उतना साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आपके मन में बूथ को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। फिर वही संकल्प आपने हम सभी कार्यकर्ताओं को दिया और हम सब कार्यकर्ता आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके नेतृत्व में आपके इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। अब मैं आज के इस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए ऐसे जननायक को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्होंने मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदला है, बर्बाद मध्य प्रदेश को आबाद किया है। मध्य प्रदेश में बेटियों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए, किसानों और गरीबों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए क्रांतिकारी कदम, क्रांतिकारी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने उठाए हैं और दिन रात मध्य प्रदेश को दुनिया, हिंदुस्तान का सबसे विकासशील राज्य बनाने का आपका जो संकल्प है, ऐसे जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं आग्रह पूर्वक आमंत्रित करूंगा कि हम सब कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करें। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऐसे अध्यक्ष जिन्होंने जब कोविड था और तब जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, सेवा ही संगठन का मंत्र देके लाखों कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा में लगा दिया और पूरे हिंदुस्तान की जनता की अभूतपूर्व सेवा, जिनके नेतृत्व में संगठन का विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और अभी अभी जिस पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में, जहां हमारा बहुत ज्यादा काम नहीं था ये माना जाता था, लेकिन एक तरफा विजय हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे हमारे लाडले अध्यक्ष, और मध्य प्रदेश से तो विशेष रिश्ता है उनका, वो हमारे जमाई भी है। ऐसे हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं उनका प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की ओर से भी स्वागत करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नड्डा जी का, वंदन कीजिए नड्डा जी का, अभिनंदन कीजिए नड्डा जी का। वो संघर्ष का शंख फूंकने आए। उनके साथ ही मंच पर विराजमान हमारे प्रिय प्रदेश के अध्यक्ष, उनका गला खराब है तो मेरा भी खराब हो रहा है, जरा दोनों एक साथ ही चलते हैं। और जिनके नेतृत्व में लगातार संगठन का विस्तार हो रहा है, दिनों रात पार्टी काम में लगी हुई है और विजय भी प्राप्त हम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे मार्गदर्शक, हम सौभाग्यशाली हैं कि जिनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। आदरणीय श्रीमान शिव प्रकाश जी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, आदरणीय श्रीमान प्रदेश के प्रभारी जो दिनों रात हमें दिशा दिखाते हैं, आदरणीय मुरलीधर राव जी,
क्षेत्रीय संगठन मंत्री, अरे अपन तो सौभाग्यशाली हैं कि शिव प्रकाश जी भी हैं, और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी का मार्गदर्शन भी हमको प्राप्त होता है। तो ऐसे आदरणीय अजय जामवाल जी, आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के भी हमारे गौरव है भाई कैलाश विजय वर्गीय जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करके मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद राकेश सिंह जी, राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे जी, आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी, हमारे अपने संगठन महामंत्री जो पार्टी के हितों के संवर्धन में लगे रहते हैं, आदरणीय हितानंद जी, आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, जयभान सिंह पवैया जी, राजेंद्र शुक्ला जी, सुश्री कविता पाटीदार जी, हमारी सांसद और महामंत्री, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, और मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, और जो छोटे हो तो भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सचमुच में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, और सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि एक तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और दूसरे हम उस युग में पैदा हुए हैं तब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। सचमुच में अब कल्पना करके देखिए, एक व्यक्ति अगर ठान ले और संगठन अगर पीछे हो जाए तो कैसे देश बदल सकता है, इसका उदाहरण आज का भारत है। आज का भारत, एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें आंखें दिखाते थे, कहीं मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, स्वाभिमान नहीं था। दुनिया के किसी देश में 2014 के पहले अगर आप चले जाओ, अटल जी के बाद की बात कर रहा हूं मैं, 10 साल में, तो देश की पहचान केवल घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों में थी, कहीं इज्जत और सम्मान था ही नहीं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, एक वैभवशाली भारत, यह मैं एक नागरिक के तौर पर कह रहा हूं, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अरे अब तो हम नहीं, जमाना कहता है, पाकिस्तान वाले आजकल कह रहे हैं, या अल्लाह हमारे पास भी नरेंद्र मोदी होता। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया कह रही है, जमाना कह रहा है। और आप देखिए, यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंसे युद्ध में, परिजन परेशान थे कि बच्चे वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। मोदी जी ने एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, दूसरा फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और कहा कि भारत के बच्चे निकल रहे हैं, तिरंगा लेके निकलेंगे, और जब मेरे बच्चे निकले तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तिरंगा लेके भारत के बच्चे निकले, रूस ने भी युद्ध रोक दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध विराम कर दिया, और शान से तिरंगा झंडा लेके अपने बच्चे वापस लौट आए। अभी अभी तुर्किया में जो भूकंप आया, कौन के डॉक्टर गए, कौन की सेना गई? ये नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने वहां की तुर्किया की जनता की भी बेहतर सेवा करके एक नया इतिहास रच दिया। वैक्सीन कितनी लगी मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन सचमुच में मैं कह रहा हूं ये अद्भुत युग है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए
दुष्टों के संहार और सज्जनों को उद्धार के लिए मैं बार बार आऊंगा। और सचमुच में मुझे लगता है कि भारत के इसी कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक एक काम गिनाए तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश आगे बढ़ रहा है, वहीं मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज दिल से बताना, अंतरात्मा से बताना, बताओ अपना प्रदेश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? एक स्वर में बताओ, आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? अब मैं सवा साल की सरकार की याद दिला दूं। याद है कि भूल गए? कैसी थी वो सरकार कमलनाथ की? अरे जोर से बताओ। पूरे मध्य प्रदेश को घोटालों का प्रदेश बना के रख दिया था। बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था, अपराधी खुल के खेलते थे। मोदी जी की सारी योजनाएं, अरे पीएम किसान सम्मान निधि के नाम नहीं भेजे कमलनाथ ने, क्योंकि पीएम का नाम हो जाएगा, किसान मरे तो मर जाए, मोदी जी का नाम नहीं हो जाए। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं बनने दिए, वो वापस लौटाने का पाप किया। और आदरणीय नड्डा जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जल जीवन मिशन 2019 में कमलनाथ ने लागू नहीं होने दिया मध्य प्रदेश में, क्योंकि 50% पैसा मध्य प्रदेश को देना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ठप्पा लगा था, इसलिए लोग प्यास से मरे तो मर जाए। कितना अहित प्रदेश का किया है। एक एक करके सारी योजनाएं बंद कर दी, सारी योजनाएं। मैं नाम गिनाऊंगा योजनाओं के तो घंटों लग जाएंगे। अरे मेरी बहनों, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कह दिया 51,000 दूंगा, और बाद में बेटियों की शादी हो गई, डोली उठ गई, बिटिया ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बोलो आया क्या? बताओ। संबल योजना गरीबों की बंद कर दी। मेरी बहनें बैठी है, कोई गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000 देते थे, वो संबल बंद कर दी। मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए कमलनाथ ने। 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे, मामा लैपटॉप दिलवाता था कि नहीं? वो लैपटॉप छीन लिए। मैं कितना घंटों लग जाएंगे। बेईमान कमलनाथ ने सारे हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी, अपराधी खुल के खेलते थे। और कार्यकर्ता साथियों, ये मत भूलना रे, कई कार्यकर्ताओं की दुकानों और घरों पे बुलडोजर चलवाए थे। भूल गए कि याद है? अरे जोर से बताओ, भूल गए कि याद है? प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं रोक दी, प्रदेश का कितना बड़ा अहित किया। और सवा साल के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज ईमानदारी से बताना, प्रदेशों में सड़कों का जाल किसने बिछाया है? जोर से बताओ, किसने बिछाया है? सिंचाई की व्यवस्था 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के 45 लाख हेक्टेयर कौन ने की है? बिजली की बेहतर व्यवस्था कौन ने की है? अरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जब दिग्विजय मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आई थी 11,000, आज बढ़ के 1,40,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गई है। किसानों के कल्याण की कई योजनाएं गिनाऊंगा तो घंटों लगेंगे। कमलनाथ ने तो कहा कर्जा माफ, और बाद में पलट गया। अरे अब उस कर्जा माफ का जो ब्याज चढ़ गया किसान के सिर पे, वो ब्याज की गठिया भी अब मामा उतरवाने का काम कर रहा है। केवल तबाह और बर्बाद करने का काम उस समय किया। लेकिन आज मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, आदरणीय नड्डा जी को हम सुनेंगे, लेकिन आज दिल से फिर बताना, एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ गरीब माता बहन किसान और नौजवानों के कल्याण के काम, बताओ हो रहे कि नहीं हो रहे? एक ही योजना ले लो, बहनों की योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना, और लाडली लक्ष्मी तो बाद में अपन ने फिर से शुरू कर दी। गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000, पैदा होने के पहले व्यवस्था कर दी कि कम से कम 16,000 रुपया मेरी लाडली बहनों को मिल जाए, ताकि डिलीवरी के बाद घर पर रह के आराम भी कर सके। लाडली लक्ष्मी योजना,
44,40,000 लाडली बेटियां, फिर पढ़ाई की योजना, स्कॉलरशिप की योजना, एक नहीं मैं गिनाऊंगा, शादी की योजना, और अब आई है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ कैसी है ये योजना? जोर से बताओ कैसी है? आपके बूथ में सबको पता चल गया कि नहीं? तो आज सब बूथ अध्यक्ष आए हैं, बूथ के योद्धा। आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत संक्षिप्त में निवेदन करूंगा कि लाडली बहना योजना को ढंग से पढ़ लेना। लाडली बहना में जिन बहनों की आय 2.5 लाख रुपया प्रति वर्ष से कम है वो सब आएंगी। परिवार की आय, पूरे परिवार की मिला के 2.5 लाख रुपया से कम, 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र की विवाहित बहनें, और उन सब बहनों को अभी हमारा चल रहा है आवेदन भरने का काम, कल से प्रारंभ हुआ है। कल से प्रारंभ हुआ है। इन बहनों के खाते में 1,000 रुपया हर महीना हम डालने वाले हैं। और एक बात ये सुन लेना, ये कोई फ्री का वो नहीं है। कई अलग अलग चीजों की जरूरत बहनों को होती है, तो इस पैसे का वो दुरुपयोग नहीं करेंगी, सदुपयोग करेंगी। वो बच्चों के लिए फल खरीदेंगी, दूध खरीदेंगी, दाल खरीदेंगी और जरूरी सामान खरीदेंगी, थोड़े बहुत पैसे बचा के भी रख लेंगी। अभी तक तो मायके अगर जाना होता था तो पतिदेव से कहती थी जरा 500 रुपया तो दे दो, तो वो डांट देते नहीं है, कहां से दे दूं। लेकिन वो अब आड़े वक्त के लिए पैसा भी बचा के रखेगी, और जब कभी साहब को पैसे की जरूरत पड़ेगी, कहीं मिलेगा नहीं, चेहरा उतर जाएगा, तो फिर तमक के कहेगी चिंता मत करो गुड्डू के पापा, ये ले जाओ मेरे पास रखे। पैसा होगा तो बहनों की इज्जत बढ़ेगी। सास भी कहेगी कि बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया आ रहे हैं, तो रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। और सासू जी की 600 के पेंशन भी हो जाएगी 1,000, तो बहू भी कहेगी सोने के पहले जरा माता जी के पांव तो दबा दूंगा। परिवार की हालत बदल जाएगी, पोषण का स्तर सुधर जाएगा। फॉर्म भरे जाने आवेदन के 25 से लेके 25 मार्च से 30 मई तक मेरा आप सब बूथ के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, उन बहनों को सहयोग करो। पूरी सूची बनाओ अपने अपने बूथ में, कितनी बहनें उसमें आएंगी। कहीं जाने की जरूरत
दिलवाएंगे। वैसे मैं आपको धन्यवाद और बधाई दे रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दे रहा हूं। हमने अभी सीएम जनसेवा के शिविर लगाए थे और तब अपने कार्यकर्ता जुटे थे, गांव गांव में शिविर लगाए और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि योजनाओं का सबको लाभ मिले, सैचुरेट हो जाना चाहिए। नाम हमने जोड़ दिए अलग अलग योजनाओं में, बोलो जुड़े कि नहीं जुड़े? 83 लाख नाम जोड़ दिए। और फिर विकास यात्राएं भी निकली। बताओ विकास यात्राएं कैसी निकली? ऐसे नहीं, अच्छे से बताओ कैसे निकली विकास यात्राएं निकली। उसमें जो आपने सहयोग किया और लोगों को लाभान्वित करवाया, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और एक बात और कहते, वैसे तो अनेकों योजनाएं हैं, एक मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना, उस योजना में 12वीं क्लास में जो बेटियां अपने स्कूल में पहले नंबर पे आएगी उसको ई स्कूटी दी जाएगी। हर स्कूल में जो पहले नंबर पे आएगी वो योजना पूरी पढ़ लेना। केवल एक योजना के बारे में मैं और बता के बात खत्म करूंगा, और ये योजना अभी अभी हमने युवा नीति लॉन्च की। देखो मेरे बेटे बेटियों, बहनों भाइयों, रोजगार में बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री जी ने रोजगार देने का अभियान चलाया हुआ है, नियुक्ति पत्र बांटते हैं। मध्य प्रदेश में भी अभियान चल रहा है। नौजवान मित्रों, 1,24,000 पदों पर सरकारी भर्तियों को करने का काम चल रहा है। और अभी एक फैसला और कर लिया, अब कितनी भी भर्तियों के लिए परीक्षा दो, केवल एक बार शुल्क जमा करना पड़ेगा, बार बार शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक योजना बनाई हमने, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। 2-3 मिनट में इस योजना के बारे में सुन लेना। जो बेरोजगार बेटे बेटी हैं, शिक्षित बेरोजगार, जिनने 12वीं पास कर ली या ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां कहती बेरोजगारी भत्ता। अरे चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, अपने बच्चों को पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान उड़ सके। ये कमलनाथ ने भी वादा किया था बेरोजगारी भत्ते का। बताओ बेरोजगारी भत्ता दिया था क्या? कोई बेरोजगारी भत्ता ही नहीं दिया। हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। जो देने की बात करते हैं वो धोखा देते हैं, कई शर्तें लगा देते हैं, केवल वोट की बात करते हैं। हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को पंख देंगे। और उसका मतलब हम उन बच्चों को काम सीखने भेजेंगे, और काम सीखने पर उनको हर महीना 8,000 रुपया दिया जाएगा 12वीं पास बेटे बेटियों को। और काम कौन कौन से? चाहे वो निर्माण के क्षेत्र फैक्ट्रियों में हो, छोटी फैक्ट्री हो, बड़ी फैक्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, प्रबंधन का कोई क्षेत्र हो, गिग इकोनॉमी हो, सेवा सेक्टर हो, मतलब होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल, अस्पताल,
तार हम काम सरकार। तो आज बताना दिल से और अपने प्रदेश की सरकार कैसे काम कर रही है? अरे और जोर से बताओ कैसा काम कर रही है? तो फिर से अपनी सरकार बननी चाहिए कि नहीं? दिल से कह रहे हो? अब कोई को कोई शिकायत तो नहीं है? मामा से नाराज तो नहीं हो? तो आओ फिर संकल्प लो। अध्यक्ष जी ने दिलाया, एक बार मैं और दिला देता हूं कि ये 36 की 36 विधानसभा सीटें हमारे बूथ के योद्धा, बूथ प्रमुख और उनकी टीम ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। तैयार हो? तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, महाकाल महाराज की, नर्मदा मैया की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने फिर मध्य प्रदेश के विकास के संकल्प को हम सब कार्यकर्ताओं के समक्ष दोहराया है। हम सब कार्यकर्ता आपके संकल्प के साथ हैं। अब मैं आज के इस संभागीय बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन का एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। ये जो बहन कुछ जाना चाहती है, कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन उनको उठा के इधर ले आना। मैं अध्यक्ष जी के भाषण के बाद जरूर उनकी बात सुनूंगा, उनको सामने उधर ले जाके बिठा दें, लेकिन ये कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को डिस्टर्ब ना करें। अब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। जोर से बोलिए, भारत माता की जय। और दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के आप आमंत्रित कीजिए माननीय नड्डा जी को। आइए नड्डा जी, हमको संबोधित कीजिए। माननीय नड्डा जी तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। सभी तालियां बजाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करेंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मठ अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे संसदीय बोर्ड के सदस्य और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री सत्यनारायण जटिया जी, शिव प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री अजय जमवाल जी, मुरलीधर राव जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी रमाशंकर कठेरिया जी, प्रदेश के सह प्रभारी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, भारत सरकार में मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य जी, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे साथी प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, पूर्व में अध्यक्ष रहे, और हमारे सांसद राकेश सिंह जी, ओम प्रकाश ध्रुवे जी, सुधीर गुप्ता जी, लाल सिंह आर्या जी, नरोत्तम मिश्रा जी, जयभान सिंह पवैया जी, राजेंद्र शुक्ला जी, और हमारी महामंत्री और सांसद बहन कविता पाटीदार जी,
सम्मानित मंच और यहां उपस्थित हमारे बूथ के सभी अध्यक्षगण, मुझे बताया गया कि बड़ी संख्या में सभी बूथ अध्यक्ष यहां आए हैं। आप सब लोगों का इस बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन में अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही साथ नवरात्रों में आज जो भूमि पूजन कार्यालय का करने का मुझे सौभाग्य मिला और हमारे साथियों के साथ मिलकर पूजन करने का मौका मिला, आप सबको उसकी भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में 2023 में खड़े हैं, जब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम आज कार्यालय का भूमि पूजन करते हैं, तो वह भूमि पूजन भी कार्यालय देश का, पार्टी का एक सबसे बड़ा कार्यालय का सपना देखते हैं। हम कितने बड़े भाग्यशाली हो गए कि हम एक संभाग के 35 या 36 विधानसभा के 36 विधानसभा के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करते हैं, तो वह सम्मेलन जनसभा में परिवर्तित हो जाता है। यह हमारी को देखने की जरूरत है। यह हमारी ताकत, यह हमारी परिस्थिति, इससे जहां हमको आत्मसंतोष करना चाहिए, वहीं उन कार्यकर्ताओं को भी आज के दिन याद करना चाहिए जिन्होंने 4-4 पीढ़ियां खपा दी और तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। आज हम कार्यालय की बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, 2014 में जब मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया था, वो पार्टी कार्यालय आए थे और उन्होंने हम लोगों से चर्चा की थी और पूछा कि हमारे कितने कार्यालय बने हैं, पार्टी के पास कहां कहां कार्यालय हैं। हम लोगों ने कहा कि कुछ कोशिश हो रही है, प्रदेश के लोग लगे हैं। उन्होंने कहा हमें संकल्प लेना चाहिए कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा कार्यालय बनना चाहिए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 290 कार्यालय बन चुके हैं। आपको जानकर खुशी होगी 115 कार्यालय बन रहे हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 123 कार्यालय की जमीन ले ली गई है, कार्य शुरू होने वाला है और उसको भी हम काम करेंगे। यह कार्यालय जिसका आज शिलान्यास मैंने किया, यह मोस्ट मॉडर्न कार्यालय होगा। 1000 से ज्यादा तो यहां पर सभागार होगा, 1000 से ज्यादा की कैपेसिटी का। 4-4 कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे, 4-4 बैठकों के कक्ष होंगे। मॉडर्न एमिनिटी से ये सुसज्जित होगा। दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड में जो कार्यालय की जरूरतें होती हैं, वह सब भोपाल के कार्यालय दीनदयाल परिसर में मौजूद होगा। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं। और यहां एक बात और भी कहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस नहीं है, यह कार्यालय है, यह संस्कार केंद्र है। यहां कार्यकर्ता आकर के संस्कार लेता है। हमारे नेताओं की बातचीत फॉर्मल और इनफॉर्मल से वो सीखता है। हमारे वरिष्ठ नेताओं की जीवन गाथा वो लाइब्रेरी में पढ़ता है। उसे बैठक लेने की आदत का तरीका बताया जाता है और किस तरीके से संवाद को आगे बढ़ाया जाता है, इसकी कला से लेकर अपने जीवन को खपाकर विचार के लिए लगा देना, इसका भी वो संस्कार लेकर के जाता है। उसको हम कार्यालय बोलते हैं।
और ऐसे कार्यालय के निर्माण के लिए आज का नवरात्रों में यह दिन चुना गया। मैं पुनः आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं और आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, अभी अभी चर्चा हो रही थी कि हमने नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनाई है। हमने मेघालय में भी एनडीए की सरकार बनाई, हमने नागालैंड में भी एनडीए की सरकार बनाई और हमने त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने दोबारा सरकार बनाई। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, यह भी हमको जानना चाहिए। जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि यह 3 मंत्रों पर तय है, त्रिवेणी पर यह तय हुआ है और एक एक मंत्र, 3 मंत्र सिर्फ 3 नहीं होते, एक और एक और एक मिलाकर 111 होते हैं। और वह मंत्र क्या था कि भाजपा का, कि सरकार का काम। वो मंत्र क्या था? भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार की संस्कृति। और वो मंत्र क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का समर्पित सेवा भाव, जिससे वो जनता की सेवा करता है, उसको लेकर के आगे चलना है। मैं ये बात यहां के लिए भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक समर्पित भाव से काम कर रहा है, सरकार भी समर्पित भाव से काम कर रही है और सेवा भाव के माध्यम से हम जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं। और इसलिए ये जो उत्साह मैं आप लोगों का देख रहा हूं, जो जोश मैं देख रहा हूं, मैंने सुबह भी कहा था, यह आने वाले समय का संदेश दे रहा है कि एक बार फिर भाजपा, उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, अभी अभी शिवराज जी ने आपके सामने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि देश मजबूत हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह भी हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि हम ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं जब विरोधी भी हमारे से टकराने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की ताकत बन गई है। और मैं बैठा बैठा सोच रहा था, यह समय गला खराब करने का नहीं है, यह विरोधियों की हालत खराब करने का समय है। अब तो उनको हमको टक्कर देकर के बताना है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही। और मैं बूथ के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग तर्कों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, विषयों के आधार पर जनता के बीच में जाइए। जनता आपका इंतजार कर रही है, आप यशस्वी बनेंगे, आप उन तक पहुंचे, इस बात की जरूरत पड़ेगी। और जब मैं ये कहता हूं कि हम एक ताकतवर देश हैं, तो कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया था और वो मंत्र था रिफॉर्म। नीतियों में परिवर्तित करो, ट्रांसफॉर्म, उसकी पॉलिसीज को लागू करो और परफॉर्म करो और उसके माध्यम से आगे बढ़ो। आज अगर देश की मैं स्थिति देखूं तो हम ये कह सकते हैं कि भारत आज एक बदला हुआ देश है। स्मार्टफोन, इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने में और इसके डाटा कंजम्पशन में आज भारत नंबर 1 पर खड़ा है, यह हमको याद करना चाहिए। उसी तरीके से ग्लोबल फाइनेंस की टेक्नोलॉजी में, दुनिया में फाइनेंस की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में भारत आज नंबर 1 पर खड़ा है। इंडिया इज नंबर 1। अगर मैं बात करूं डिजिटलाइजेशन में, और मैं यहां आपको उन कांग्रेसी साथियों की भी याद दिलाऊंगा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि आधार कार्ड के साथ जोड़ करके डिजिटल पेमेंट होगी, तो उस समय जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आकंठ डूबे हुए थे, वो कहते थे कि भारत में तो डिजिटलाइजेशन हो ही नहीं सकता है, यहां तो इंटरनेट की फैसिलिटी ही नहीं है, यहां तो गांव का गरीब व्यक्ति अनपढ़ है,
वो डिजिटल कैसे ट्रांजैक्ट करेगा। मित्रों, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दुनिया में सबसे आगे खड़ा है और दुनिया के डिजिटल पेमेंट में भारत का हिस्सा 40% हो गया है। भारत 40% उसका इस्तेमाल कर रहा है। और उसी तरीके से इस्पात के मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए और उसी तरीके से ऑटो इंडस्ट्री में एक समय में हम ऑटो इंडस्ट्री के बारे में, मार्केट के बारे में सुनते थे तो हमारे दिमाग में अमेरिका आता था, हमारे दिमाग में यूरोप आता था, हमारे दिमाग में जापान आता था। टोयोटा और डैटसन, ये जापानी गाड़ियां हमारे दिमाग में घूमती थी जब हमारे यहां एम्बेसडर और फिएट होते थे। आज मित्रों, दुनिया में ऑटो मार्केट में, ऑटोमोबाइल मार्केट में देश जापान को ओवरटेक करके तीसरे नंबर पर खड़ा हो गया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। अभी G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं। G20 ऐसे समय में हो रहा है जब हम सारी दुनिया कोरोना से बाहर आई है। G20 ऐसे समय में हो रहा है जब सभी जगह पर हमारे कोरोना के साथ साथ एक आर्थिक मंदी, विशेष करके यूक्रेन की लड़ाई के कारण, सप्लाई चेन की समस्या के कारण सभी जगह के अर्थव्यवस्था सिकुड़ती जा रही है। सभी जगह की अर्थव्यवस्था सिकुड़ती जा रही है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि दुनिया में इससे विपरीत आज भारत खड़ा है और भारत, जिसको ब्रिटेन ने 200 साल राज किया, आज भारत उसको ओवरटेक करके, पछाड़ के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गई है। और ये छलांग कहां से लगाई है? 10वें नंबर से उठ करके हम 5वें नंबर पर पहुंच गए। ये भारत की अर्थनीति हो गई। और इसका कारण मालूम है आपको क्या है? इसका कारण है कि दुनिया अर्थ की नीति में समय पर फैसला नहीं कर पाई, जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री समय पर सही और बोल्ड डिसीजन, कड़े फैसले लेने की ताकत रही। इसलिए आज हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ने के बजाय फैलती हुई आगे बढ़ रही है और एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे खड़ी हुई है। मित्रों, मैं यहां आपसे जब विकास की चर्चा कर रहा हूं तो मैं आप मध्य प्रदेश के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में अगर आपने 17वां प्रवासी दिवस मनाया और उज्जैन के अंदर, इंदौर के अंदर आपने जो ये प्रवासी दिवस मनाया, वह प्रवासी दिवस सिर्फ इंदौर या मध्य प्रदेश नहीं है। वह प्रवासी दिवस दुनिया के नक्शे पर मध्य प्रदेश और इंदौर को खड़ा करता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं शिवराज जी को बधाई देना चाहूंगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने प्रवासी दिवस मनाने के लिए इंदौर शहर को चुना और मध्य प्रदेश में उस कार्यक्रम को किया। दुनिया के नक्शे पर स्थापित हुआ, वेयर इज इंदौर, वेयर इज मध्य प्रदेश, और वहां पर दुनिया का प्रवासी दिवस मनाया गया। मित्रों, रेलवेज में आज मध्य प्रदेश के लिए अकेले 33 रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और 5,872 किलोमीटर की रेल लाइन डिफरेंट स्टेजेस में काम कर रही हैं। उस पर काम चल रहा है, कहीं ब्रॉड गेज, कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन, कहीं नई रेलवे लाइन, इस तरीके से। और उसमें 84,460 करोड़ रुपए खर्च होने का प्रावधान किया गया है। उसी तरीके से हमारे रानी कपलावती रेलवे स्टेशन पर उसका रीडेवलपमेंट किया गया, उसकी कायाकल्प भी की गई, वह भी आप सबके सामने है, वह भी आपने देखा है। उसी तरीके से अमृत भारत में 80 रेलवे स्टेशन ऐसे ढूंढे गए हैं जिनको रीडेवलप करने की योजना बनाई गई है। और अगर मैं उड़ान की बात करूं तो मैं यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बैठे हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में उड़ान के नाम पर उन्होंने एक नई योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश को देश के नक्शे पर खड़ा करने का प्रयास किया है। और दतिया में, ग्वालियर में, पंचमढ़ी में, रीवा में
प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके वहां एयरपोर्ट्स बनाने का काम शुरू हुआ है। इसके लिए मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो बजट के एलोकेशन में मध्य प्रदेश जनसंख्या में कम होने के बावजूद भी बजट के एलोकेशन में वन ऑफ द टॉप स्टेट्स खड़ा है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और उसी तरीके से मुझे भी खुशी है कि यहां मेडिकल कॉलेजेस को खोलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश उन स्टेट्स में से है जहां सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुलने का काम हुआ है। 14 मेडिकल कॉलेज आपको पिछले 9 साल में मिले हैं। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप बूथ पर जाते हो तो लोगों को बताओ कि किसी जिले में मेडिकल कॉलेज आने का मतलब क्या बनता है। यह मेडिकल कॉलेज अकेला नहीं आता है। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ उस जगह की तस्वीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है, दवाइयों की दुकान खुलती है, एक नए तरीके से वहां योजनाएं शुरू होती हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुलते हैं और साथ ही साथ हर साल 100 बच्चा डॉक्टर बनकर के एक जिले में निकलता है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी होती है। इसलिए मित्रों, अगर मैं गिनाने लगूं 14 मेडिकल कॉलेजेस तो आपके ध्यान में आएगा दतिया, खांडवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा। अब शहडोल की बात करूं और विदिशा की बात करूं, कोई 10 साल पहले सोच सकता था? अब 25 हो गए। अब 25 हो गए। मुझे बता रहे हैं कि 14 नहीं 25 हो गए मेडिकल कॉलेज। यह भी एक स्थिति आकर के खड़ी हुई है। जहां तक सड़क के कंस्ट्रक्शन का सवाल है, आपने देखा होगा चाहे 27,000 करोड़ रुपए से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और मध्य प्रदेश के दृष्टि से अगर मैं कहूं तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के उसमें आपने लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आज मध्य प्रदेश में हुआ है। 15 लाख करोड़ का। उसी तरीके से शिवराज जी की सरकार ने आज ये तय किया है कि 1,24,000 नौकरियां दी जाएंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मित्रों, लोगों को बताओ कौन सी ऐसी सरकार है जो ऐलान करके नौकरियां देती हो, और वह भी 1,24,000 नौकरियां। मित्रों, इन सारी बातों को जनता के बीच में रखना यह हमारी जिम्मेवारी है। उसी तरीके से आज आप सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 4,000 करोड़ रुपए लगा रहा है। कमल पटेल साहब बैठे हैं, मैं उनको भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ओबीसी के वेलफेयर की कमीशन का वेलफेयर बोर्ड बनना, वह काम भी यहां पर हुआ है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भी, वह भी 3% गया है। यह हमारा कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश में हुआ है। और रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, वो भी अगर लगा है तो वह भी मध्य प्रदेश के रीवा में लगा है। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, पिछड़ा हुआ व्यक्ति, हमारा किसान भाई, इसकी चिंता अगर किसी ने की है तो ऊपर केंद्र सरकार को नेतृत्व देने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और धरती पर यहां लाने में शिवराज सिंह ने अपनी पूरी ताकत और उनकी टीम ने लगाई। इन बातों को हमको लोगों के सामने रखना है। फिर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें। अब देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में यहां 47 लाख घरों के लिए सैंक्शन होता है, और एक समय कमलनाथ यहां बैठते हैं, ऐसे नाथ बैठ जाते हैं कि 1,24,000 मकान वापस कर दिए जाते हैं भारत सरकार को कि हमें नहीं चाहिए। आप बताइए, एक तरफ 47 लाख मकान मोदी जी सैंक्शन करते हैं, 37 लाख मकान बनाने का योजना शिवराज जी उसको धरती पर उतारते हैं, और वहीं हमारे कमलनाथ 15 महीने के लिए आए थे, 15 बड़े बड़े काम करके गए। उस काम में एक काम यह भी था कि आवास योजना का पैसा ले जाओ, हम नहीं बनने देंगे। इस तरीके का काम उन्होंने उठाया। आयुष्मान भारत को भी लागू नहीं होने दिया उस समय।
उन्होंने उसको भी रोकने की कोशिश की, चलती हुई स्कीमों को रोकने की कोशिश की। हम उज्ज्वला योजना लाएं, महिला सशक्तिकरण करें। हम स्वच्छता अभियान लाएं, महिलाओं को डिग्निटी से जीने का रास्ता बताएं। हम योजनाओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाएं। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था हो रही है और भारत की अति गरीबी अब 1% 1% से भी नीचे आ गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह बदलता भारत खड़ा हुआ है। लेकिन हमारे यहां हमारे जो ये कार्यकर्ता थे, जो हमारे ये सरकार थी, पिछली सरकार, उन्होंने ये सारी स्कीम रोक दी। उनको सशक्तिकरण नहीं चाहिए था। उनको महिलाओं को सशक्तिकरण करना ये बर्दाश्त के काबिल नहीं था। उनको ये इच्छा नहीं थी कि आम आदमी, गरीब आदमी, किसान आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने दिया जा रहा है। एक विकास के साथ जोड़ने की योजनाएं बन रही हैं। ये पसंद नहीं था विरोधियों को, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं कार्यकर्ताओं को निवेदन करने आया हूं। आंकड़े और सारी चीजें बहुत अच्छे से आगे तक बताई जा सकती हैं। अभी ये लाडली बहना योजना जो आई है, लाडली लक्ष्मी बहना योजना, लाडली बहना योजना, इस योजना के तहत उन परिवारों को जिनकी साल की आमदनी 2.5 लाख से कम है, उनको हर महीने 1-1 हजार रुपए बहनों को दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। उसी तरीके से हमारे इन सारी योजनाओं के लिए लगभग 1,24,000 नहीं 1,02,000 करोड़ रुपए इन सारी योजनाओं को लागू करने के लिए खर्च हो रहा है। यह आज परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। उसी तरीके से अगर हम देखें युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, कमाई योजना, इसके तहत हम युवाओं को 8,000 रुपए प्रति महीना देंगे और उनको ट्रेनिंग भी देंगे ताकि वो अपने पांव पर खड़े हो सके और समाज के बीच में वो प्रतिष्ठित रूप से अपना कमाई कर सके। इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए योजनाओं के बारे में हम कहें, आज मुझे खुशी होती है कि मध्य प्रदेश में 2001 और 2 में प्रति व्यक्ति आय 11,718 रुपए थी। आज वो बढ़ करके प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपए हो गई है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी घटनाएं नहीं है मित्रों, लेकिन हाँ, गांव में, घरों में लोगों को बताना, ये यहां बूथ अध्यक्षों का काम है। यह मैं जरूर आपसे निवेदन करना चाहूंगा और ये आपको कहना चाहूंगा। मित्रों, हमारे विरोधियों पर मैं आज कुछ कहूं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हां, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है डिवीजन, कांग्रेस का मतलब है भाई भतीजावाद, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है मिशन। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है समाज सेवा। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है महिला सशक्तिकरण। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है समाज का सशक्तिकरण। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति। जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी। इस संस्कृति को हम लेकर के चलते हैं। यहां कोई भी नेता आकर के खड़ा होता है तो वो एक से एक योजनाओं के बारे में चर्चा करता है, लेकिन अगर आप कांग्रेस के नेता की कभी आप भाषण सुनिए, भाई को भाई से कैसे लड़ाया जाए, जाति को जाति से कैसे लड़ाया जाए, धर्म को धर्म से कैसे लड़ाया जाए, गांव को गांव से कैसे लड़ाया जाए, इलाके को इलाके से कैसे लड़ाया जाए, वोट को डिवाइड करके वोट बैंक की राजनीति कैसे की जाए, ये कांग्रेस की संस्कृति बताती है। इसलिए मित्रों, हमें तय करना है और जनता को बताना है। आज मित्रों, आप बड़े भाग्यशाली हो। हमें संकल्प लेना चाहिए कि 35 विधानसभा के जो बूथ अध्यक्ष आए हैं, किसी भी बूथ अध्यक्ष को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसके बूथ पर जीत ही हासिल होनी चाहिए, जीत ही हासिल होनी चाहिए, जीत के लिए काम करना चाहिए। हम क्यों हार जाएं? हम किसी बूथ पर क्यों पीछे रह जाएं? हम कैसे पीछे रह जाएं? समाज के लिए मोदी जी, शिवराज जी, सभी लोग, हमारे नेतागण, हमारे मंत्रीगण
हमारे सभी लोग दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमको समाज का प्यार न मिले, यह संभव नहीं है। और मेरा यह पूरा विश्वास है, हम अगर जाएंगे, तर्कों के आधार पर अपनी बात कहेंगे, तथ्यों के आधार पर कहेंगे, मुद्दों की चर्चा करेंगे, लोग हमारे साथ चलेंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। मैं अपने बूथ अध्यक्षों को यह संवाद देना चाहता हूं। एक बात और बताना चाहता हूं, कांग्रेस की आज हालत क्या हो गई। मैं किसी नेता का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जिस प्रकार से आज चर्चाएं हो रही हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। अहंकार बड़ा है, समझदारी छोटी है। समझदारी बहुत छोटी है। अभी आज पता चला मुझे कि सारे देश में कांग्रेस पार्टी वाले सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह, अरे सत्याग्रह तो 1906 में महात्मा गांधी ने किया था साउथ अफ्रीका में। सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने 1919 में किया था भारत में। किसके लिए किया था? भारत के सम्मान के लिए किया था। किसके लिए किया था? भारत की अस्मिता के लिए किया था। किसके लिए किया था? भारत में भारतीय का राज हो, इस बात को बढ़ाने के लिए किया था। आप सत्याग्रह कर रहे हो, किस बात के लिए सत्याग्रह कर रहे हो? क्या है आपका अहंकार? लोकतंत्र की परंपराएं तोड़ रहे हो, कानून पर विश्वास नहीं करते हो, अति पिछड़ा जाति सूचक गाली देते हो, कहते हो कि चोर हैं। कोर्ट कहता है आपको, न्यायालय कहता है माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आपका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि आप माफी मांगने से इनकार करते हैं। आपकी सदस्यता चली जाती है, आपको सजा हो जाती है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, अहंकार नहीं गया। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। अरे भाई, संविधान से तो डरो, कानून से तो डरो, कोर्ट से तो डरो, कुछ तो समझो। लेकिन नहीं, ऐसी समझदारी, अहंकार इतना बड़ा और समझदारी इतनी छोटी। सत्याग्रह करने चले हैं। मित्रों, देश कभी इनको माफ नहीं करने वाला है। और जनता को जाके बताओ, इन लोगों ने अति पिछड़ा को जाति सूचक बोल करके उनके प्रति चोर शब्द का इस्तेमाल करके गाली देने का प्रयास किया, उसके बाद माफी भी नहीं मानी। ऐसे अहंकारी पार्टी और नेताओं को, जनता को प्रजातांत्रिक तरीके से उनके लिए सदा सदा के लिए जवाब देना चाहिए। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, इसके साथ साथ और सुनिए, एक नेता कल बयान दे रहे थे कि परिवार की पृष्ठभूमि जान करके ही कानून को लागू करना चाहिए। मतलब चाय गरम तो बोले, लेकिन चाय के साथ साथ चाय की केतली भी उतनी गर्म है। ये देखिए क्या तरीका है। यानी जिसको कहते हैं कि अपने नेताओं को खुश करने की कोई सीमा नहीं रखी है। इसलिए मित्रों, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। आज ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप सब लोग इस उत्साह के साथ इस नवरात्रों में इस बूथ सम्मेलन में एकत्र आए हैं। आप जाइए, हमारे नेताओं का संदेश गांव-गांव पहुंचाइए, वहां मुद्दों पर चर्चा कीजिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। और मुद्दों पर चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हर घर में, हर बूथ में यशस्वी बनाइए। उसके लिए स्थान पैदा कीजिए, उसके लिए दिल में स्थान पैदा कीजिए। इस काम को और इस लक्ष्य को पूरा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। आपने हम सब कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से भारत आज दुनिया में आगे बढ़ रहा है और विपक्ष का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है उसके बारे में, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं को किन बातों को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्य को पूरा करना है, इसके लिए आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमको आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार आपका सदैव हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलते रहेगा। आज मैं इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और भोपाल संभाग के प्रभारी आदरणीय कांत देव जी से कि वो आज के इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें।
मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश के जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी तथा सभी सम्मानित मंच और दोनों संभाग से आए हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, भोपाल की ये राजा भोज की धरती आज इस बात की साक्षी है कि हमारे देश के पार्टी के मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पार्टी के सबसे निचली इकाई के बूथ के अध्यक्ष से संवाद करने आए हैं। ये अपने आप में बहुत ही गौरवशाली क्षण था जिसके